हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 8 विषय इतिहास पाठ नंबर 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो से पहले इस चैप्टर का 2 और भी वीडियो बन चुका है और चैनल पर अपलोड भी हो चुका है। वैसे साथी विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक उन दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में जाकर उन दोनों को भी देख लीजिएगा, और ताकि आपकी समझ जो है वह काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आज हम तीसरा वीडियो शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें इस पाठ के जो आगे का जो चैप्टर है उसे हम अध्ययन करेंगे कि हम यानी तहकीकात करेंगे कि उसमें अंग्रेज़ों के बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में क्या लिखा हुआ है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को लाइक और शेयर तथा बेल आइकन को भी दबाएं, तथा यह जो चैनल है समाज वाटिका चैनल, इसे आप सब्सक्राइब करें। तो चलिए, जो बचे हुए जो अनुच्छेद है उस पर चलते हैं। आज हम देखेंगे कि कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। यानी इससे पहले क्लाइव महोदय का कहना था, उन्होंने खुद ऐलान कर दिया था कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। तो देखें आगे कैसे उनका रणनीति होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब बनने का क्या मतलब होता है? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगे थे। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए वादा कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दे। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से फ्रांस यानी अब चेन्नई आया था, तो उसकी उम्र मात्र 18 साल थी। 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ, तो यहाँ उसकी दौलत का जो हिसाब था क्या था? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 4,01,102 पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन क्या वह खुद भ्रष्टाचार का शिकार हो गया। लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में जब उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देनी पड़ी, सरकार को उसकी अकुल संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे, उसे भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान बनना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवार से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत से ठीक ठाक पैसा कमाए और ब्रिटेन लौटकर क्या करें कि लौटकर आराम से ज़िंदगी बसर कर, जो जीते जी दौलत लेकर वापस लौट गए
उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरी और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। बॉक्स में दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। क्लाइव लॉर्ड को खुद को कैसे देखता था? तो क्लाइव लॉर्ड जो है क्लाइव लॉर्ड ने बल्कि रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव खुद को कैसे देखते थे? संसद की एक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। आइए देखें उसने क्या कहा। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहाँ प्लासी की जीत ने मुझे लाख खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था। एक संपन्न शहर मेरी दया पर था। उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजानों के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले थे। एक तरफ सोना, दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। वाह, क्या कहना था। और खुद जो है वह पैसा जमा करते करते काफ़ी दौलतमंद बन गया। अंत में वह केस भी, इंग्लैंड में उन पर केस भी हुआ और अंत में उसने अपनी आत्महत्या भी कर ली। तो यह क्लाइव साहब का पूरा स्टोरी था। आगे देखते हैं कि कंपनी का फैसला शासन, कंपनी का फैलता शासन, कंपनी का फैलता शासन, यानी कंपनी अपना शासन को कैसे एक्सटेंड किया, कैसे फैलाया, उसके बारे में है। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियायत का अधिग्रहण करने के पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई 1764 में के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतें में रेजिडेंट तैयार कर दिए। इस एक कंपनी राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतर मामलों में भी दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बैठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ों भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। और सहायक सेना के रखरखाव के लिए कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए, जब रिचर्ड लेजली गवर्नर जनरल 1798 से 1805 तक था, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके
छीन लिए गए। इसमें दिया हुआ है, एक चित्र दिया हुआ है, इसमें है कि अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब सिराजदौला टीली कैटल द्वारा बनाया गया चित्र है। इसमें क्या है, आगे दिया हुआ है, बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब सिराजदौला के ज़्यादातर अधिकार छीन लिए गए थे, लेकिन यहाँ वह रेजिडेंट के सामने अपने चिर परिचित शान शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। यही आगे दिया है कि रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी। कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट्स के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने यह कहा था। क्या कहा था? दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है, हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट अपनी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीज़ें आराम से चलती रहती है। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखल अंदाजी के बिना सब कुछ चल सकता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाती है। आगे है कि टीपू सुल्तान शेर ए मैसूर, तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन चलने से पहले आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जो भी वीडियो बने वह सबसे पहले आपके मोबाइल सेट पर दिखाई दे, तथा यह जो चैनल है समाज वाटिका चैनल, इसे आप सब्सक्राइब करें।